हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ैनिथ गुरु। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा इसमें आज हम टॉपिक जो क्लियर करेंगे, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा जो है, हम पहले क्या देखते हैं, पहले हम पढ़ेंगे जैसे कि हमने फ्लैशबैक में देखा था कि 14 जुलाई 1789 को सिटी ऑफ पेरिस में क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने मार्च किया ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी के पास। तो उन्होंने जो प्रिजन था, बेस्टाइल जो प्रिजन था, उसको उन्होंने स्टॉर्म कर दिया, यानी तोड़ दिया, पूरा अच्छे से तोड़ दिया उसको। क्यों तोड़ा? क्योंकि उस टाइम पे एक र्यूमर्स फैला था कि जो जब लोग उस टाइम पे महंगाई वगैरह थी, लोग इन सब के लिए जा रहे थे, उनको राइट्स के लिए। तो फिर जब किंग को पता चला था तो उन्होंने अपने ट्रूप्स को भेज दिया था। तो इस टाइम से र्यूमर चला था कि जो किंग है उन्होंने ओपन फायरिंग का ऑर्डर दिया है ट्रूप्स को, तब से ये हो रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, जो बेस्टाइल प्रिजन था उसमें जाके इन्होंने अटैक कर दिया और पूरा तोड़ दिया, और वहाँ के जो कमांडर थे उनको भी मार दिया था। तो अब जैसे हम देखते हैं 14 जुलाई 1789, ओके। अब 14 जुलाई 7, इसमें हम इसको डिवाइड करते 3 पार्ट में, जिसमें से आज एक पार्ट हम आज क्लियर करेंगे थोड़ा। जैसे 14 जुलाई 1789, ठीक है। अब इससे ये तो हो गया हमारा जहाँ से ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ओके। अब इससे पहले जो है, इसके पहले वाला जो है वो हम पढ़ेंगे, जो कि था ओल्ड रिज में था, ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, तो उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। 14 जुलाई 1789 से पहले वाली चीज़ें हम क्लियर करेंगे, ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो कि इसका रीज़न क्या था। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 14 जुलाई पढ़ेंगे 1789 को जो हुआ था बेस्टाइल फोर्ट वाला प्रिजन को जो तोड़ा था उन्होंने। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे पोस्ट 1789, यानी 1789 के बाद क्या हुआ था, मतलब किस तरीके से जो मोनार्क थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से वो रिपब्लिक में बदल गया। तो ये सब हम आगे क्लियर करेंगे। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, बिफोर 1789 से पहले वाली चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि फ्लैशबैक में हमने देखा कि 14 जुलाई 1789 को सिटी ऑफ पेरिस में क्या हुआ, बहुत सारे लोग, यानी 7000 लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट पे अटैक कर दिया था। अब हम इसमें जानते हैं कि उसकी सोसाइटी कैसी थी, यानी फ्रेंच की जो उस टाइम पे जो ओल्ड रिज में था, यानी 1789 से पहले, तो उनकी सोसाइटी कैसी थी। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा जो किंग था वो कौन था। तो उस टाइम पे जो 1774 में सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, 1774 में लुई 16 जो है वो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि किंग बने थे, 20 ईयर से ओल्ड एज के थे। तो उन्होंने अपने एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट से शादी भी की थी। अब देखो, हमने ये देखा कि जो प्रिंसेस मैरी एंटोनिया वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बताएंगे आगे जाके, जब आगे हम आगे वाला सेशन वीडियो में कंप्लीट करेंगे तब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का क्या सीन है इसमें। तो अब जैसे कि हमने देखा कि फ्रेंच सोसाइटी की 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में कैसी सोसाइटी थी। जैसे कि इन 1774 में लुई 16 जो था वो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, और 20 ईयर्स ओल्ड के एज में ही उन्होंने क्या प्रिंसेस मैरी एंटोनिया से शादी भी की थी और उनको थ्रोन भी मिल गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। तो उस टाइम पे सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी। कितने स्टेट में डिवाइडेड थी? 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, ठीक है। और 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, जैसे कि हम देखते हैं इसमें, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें हमारा आता है फर्स्ट ई स्टेट। फर्स्ट ई स्टेट में जो है वो क्लर्जी आते हैं। क्लर्जी कौन होते हैं? जो कि चर्च से बिलोंग करते हैं। तो वो हमारे जो फादर वगैरह हो गए वो सारे फर्स्ट ई स्टेट के आते हैं। फिर हम देखते हैं सेकंड ई स्टेट वाले। जो सेकंड ई स्टेट वाले होते हैं वो नोबिलिटी, यानी नोबल्स जो होते हैं, जैसे कि रॉयल ब्लड हो गए, या काउंट, विस्काउंट, बैरन्स, नीड्स एंड नोबल्स ऑफ रोप, ये सारे किस में आते हैं? सेकेंड ई स्टेट में आते हैं। और जो थर्ड है वो हमारा आता है जो भी जो पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, या अब आपको पता है थर्ड ई स्टेट में जो थे उन्हीं में से कुछ मिडिल क्लास भी राइज हुए थे। अब आप ये जो फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट है, इसमें क्या हुआ कि जो टैक्सेस है, टैक्स जो है वो किससे लिया जाता है? थर्ड ई स्टेट से लिया जाता है। अब हम जानेंगे टैक्स वगैरह लिए जा रहे थे, तो ये सब क्या हुआ, कैसी सिचुएशन है कि इतने सारे टैक्स लिए गए, इन्होंने फिर रेवोल्यूशन किया, सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, फिर ऐसा क्यों हुआ, तो इसके बारे में हम जानेंगे। अब जैसे कि फ्रेंच सोसाइटी मैंने आपको बताई कि 3 स्टेट थे सोसाइटी के अंदर। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी थे, सेकंड स्टेट नोबल्स वगैरह, थर्ड स्टेट में पुअर पीजेंट्स और मिडिल क्लास वगैरह सब थर्ड स्टेट में आते थे।
अब देखो कि जो जब ये लुई 16 जो है, ये जब ये किंग बने थे तो इनके पास एम्प्टी ट्रेजरी थी, एम्प्टी ट्रेजरी थी, यानी खजाना ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब क्यों नहीं था, इसके नीचे इसके मतलब रीजंस ये है कि तो पहले तो इन्होंने जो पैलेस वगैरह की जो मेंटेनेंस वगैरह होती है उन सब में पैसे खर्च हो गए। फिर जो है अमेरिकन जो कॉलोनीज थी उनको इंडिपेंडेंस में हेल्प कराने के लिए पैसे वगैरह खर्च हुए थे। फिर जो वॉर वगैरह होते थे उन सब में उसमें एक्सपेंड होते थे पैसे, जो कि जैसे रोड्स वगैरह हो गया, बिल्डिंग्स या जो भी छोटी मोटी चीज़ें कि उनको ठीक करवाना, ये सब कराना, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह भी। दूसरा लोन्स, जो इन्होंने लोन ले रखे थे उनके जो इंटरेस्ट थे 10% इंटरेस्ट पे लोन थे, तो वो सब दे। अब इन सब के इतने सारे चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे, इनके पास कहाँ पैसा बचेगा, ये लोग वॉर में पैसे खर्च कर रहे थे। अमेरिकन कॉलोनीज जो है उनको हेल्प किए थे इंडिपेंडेंस के लिए। अब इंडिपेंडेंस के लिए हेल्प कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ पैसे लगेंगे, क्योंकि आर्म्स वगैरह लेनी पड़ती है वेपन्स वगैरह के लिए। तो अब मेंटेनेंस, पैलेस में रहते तो वहाँ की मेंटेनेंस भी करवानी पड़ती है। अब इन्होंने जो लोन ले रखा था वो लोन के भी इंटरेस्ट ही ज़्यादा थे, अब वो भी नहीं हो पा रहा था। कुछ छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स वगैरह जैसे रोड्स वगैरह ठीक कराना या कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करवाना, उनमें चेंजेस कराना, तो ये सब भी क्या होते हैं, किंग्स वगैरह करवाते हैं। तो ये सब की वजह से उनके पास एम्प्टी ट्रेजरी हो गया। अब जब उसके पास कुछ भी नहीं था खजाने में कुछ में, तो उसने क्या किया कि टैक्सेस लगाए। ठीक है, टैक्स लगाए, किस पे लगाए थे, थर्ड स्टेट वालों पे, फर्स्ट सेकंड वालों पे नहीं लगाए, थर्ड स्टेट वालों पे टैक्सेस वगैरह लगाए। तो अब टैक्स वगैरह जो हमारे जो 2 टाइप के टैक्स आते हैं, ठीक है, तीस टैक्स का जो नाम है वो है, एक तो है तीस टैक्स, और सेकंड आता हमारा टेल। जो 30 टैक्स है ये जो है ये हमारे क्लर्जी लेते थे, यानी चर्च वाले लोग लेते थे, और टेल जो होता है ये हमारे डायरेक्टली किंग लेते थे, किनसे, पीजेंट से, या जो थर्ड स्टेट वाले थे उनसे। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि चर्च जो है वो एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड तीस फ्रॉम द पीजेंट, फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। यानी जो 30 जो टैक्स लेते थे पीजेंट से, वो सारे जो टैक्स वगैरह उसको स्टेट को देने पड़ते थे, लेकिन जो ये इनडायरेक्टली, यानी पहले चर्च क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे जो टैक्स पीजेंट से, और वो टैक्स कौन से देते थे, नाम क्या उस टैक्स का, 30 टैक्स। फिर आता हमारा डायरेक्ट टैक्स जो कि टेल होता है। टेल जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, जिसमें क्या होता है, किंग को डायरेक्ट देते पीजेंट्स वगैरह जैसे, और फिर उन्होंने इनडायरेक्टली टैक्स वगैरह भी लगा रखे थे, जैसे कि सॉल्ट हो गया, तंबाकू या डेली कंजप्शन वाली चीज़ों पे भी उन्होंने टैक्स लगा रखे, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो उनका जो ये बर्डन था फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वर बॉर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोनी। अब जो उनके फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में जो भी उनकी बैंकरप्सी आई थी, यानी जो भी उनको एम्प्टी ट्रेजरी वगैरह था उनको वापस भरने के लिए टैक्स का यूज़ किया। और वो जो टैक्स है वो किससे ले रहे थे, थर्ड स्टेट वालों से टैक्स वगैरह ले रहे थे। अब देखते हैं कि जब ये टैक्स वगैरह ले रहे थे, अब उस टाइम पे क्या था कि जो अब हम देखते हैं कि आगे जो थर्ड स्टेट वाले वहाँ पे राइस प्राइसेस, यानी प्राइसेस राइज। अब प्राइसेस राइज तभी होते हैं जब हमारे पास फूड प्रोडक्शन नहीं होता। अब जैसे कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई थी, 5 मिलियंस के अकॉर्डिंग बढ़ गई थी, ज़्यादा बढ़ गई थी वो। तो अब उस टाइम पे पॉपुलेशन राइज हुई तो फूड प्रोडक्शन की डिमांड भी राइज होगी, यानी जब डिमांड राइज हुआ, जब डिमांड हुई प्रोडक्शन पॉपुलेशन ज़्यादा तो डिमांड भी बढ़ेगी। अब जब डिमांड बढ़ी, सप्लाई था नहीं हमारे पास, सप्लाई कम थी तो क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा। जब इन्फ्लेशन आता है तो क्या होता है, प्राइस राइज होता है। अब जब प्राइस राइज होता है फूड्स वगैरह का, तो इससे क्या हुआ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आया। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस वो होता है जब हमें बेसिक नेसेसिटीज़ की फूड की स्कार्सिटी आ जाती है, यानी चीज़ों की, यानी बेसिक नेसेसिटी चीज़ों की जब हमें स्कार्सिटी आ जाती है, यानी लैक मतलब कमी हो जाती है, तो वो सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता है। अब जैसे कि जो उनके फूड ग्रेन का प्राइस जो है वो राइज हो गया। अब राइज होने से क्या हुआ, वहाँ पे फूड रेट पे होने लग गए और लोग बीमार पड़ने लगे, लोगों की डेथ होने लगी। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनके लिए सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। फिर देखते हैं कि वहाँ पे एक मिडिल क्लास जो है वो भी राइज हुई थी। और वो मिडिल क्लास कहाँ राइज हुई थी, थर्ड स्टेट में ही राइज हुई थी। अब मिडिल क्लास जो है उनका बिलीफ था कि प्रिविलेजेस को एंड करो, यानी प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए। जो मिडिल क्लास वगैरह थी वो जो है
वो सारी एजुकेटेड थी, प्रॉस्पेरस थी। अब वो थर्ड स्टेट में, तो प्रॉस्पेरस कैसे हुई, ये क्वेश्चन भी आया। प्रॉस्पेरस वो इस तरीके से हुई कि वहाँ वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे, ओवरसीज ट्रेड करते थे, सिल्क और वुलन टेक्सटाइल्स का ट्रेड वगैरह करते थे, या तो वो खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाते थे या खुद जाते थे ट्रेड करने के लिए। तो इसी तरीके से वो प्रॉस्पेरस हुए और उन्होंने एजुकेशन ली, एजुकेटेड थे वो, जैसे कि लॉयर वगैरह, ये सारे बिजनेसमैन वगैरह जो आते थे ना, वो सारे मिडिल क्लास में आते थे। अब देखो द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स आया, टर्म द मिडिल क्लास who earned their wealth through an expanding overseas trade from the manufacturing of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer members of society. All of these were educated and believed that no group in society do privileged by birth. अब बाय बर्थ प्रिविलेज किसको मिला था, फर्स्ट वाले को और सेकंड क्लास वाले को, यानी फर्स्ट स्टेट वाले को और सेकंड स्टेट वाले को बाय बर्थ। अब वो इस पे बिलीव नहीं करते, वो बिलीव किस पे करते हैं, प्रिविलेजेस ऑन मेरिट, यानी किस पे प्रिविलेज मिलना चाहिए हमें, मेरिट बेस्ड मिलना चाहिए, यानी एजुकेशन के बेस्ड पे मिलना चाहिए, तो मस्ट डिपेंड ऑन इज मेरिट। दीज आइडियाज एम्फसाइजिंग ए society based on freedom, equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke, Jean-Jacques Rousseau and Montesquieu. अब जैसे कि मिडिल क्लास वाले राइज हुए थे, अब मिडिल क्लास वाले एजुकेटेड भी थे और प्रॉस्पेरस भी थे, तो अब वो लोग क्या फिलोसफर वगैरह के आइडिया से बहुत इंस्पायर्ड थे, जैसे कि फिलोसफर जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, मॉन्टेस्क्यू थे। जैसे कि जॉन लॉक है, उनकी एक बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें क्या है, जो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट वाले में है, उसमें ये है कि जो उसका डॉक्ट्राइन होता है डिवाइन राइट का, यानी डिवाइन राइट जो होती है, डिवाइन राइट जो थ्योरी हमने पढ़ी है कि जो किंग है वो भगवान का रूप होता है या गॉड का रूप होता है, गॉड ने भेजा उनको यहाँ पे रूल करने के लिए। तो जो ये जो डिवाइन राइट वाली जो स्टोरी, मतलब जो ये डिवाइन राइट वाला जो रूल है, यानी डिवाइन राइट किंग जो है, डिवाइन किंग का जो ये रूल वगैरह था, तो इसको वो रिफ्यूट करते थे, यानी वो मानते नहीं थे इस चीज़ के लिए। फिर हम देखते हैं जीन जैक रूसो। जीन जैक रूसो जो है, ये अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुक में, इनकी जो बुक है, इनका वर्क है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें ये बताते हैं कि जो गवर्नमेंट है, और जो गवर्नमेंट तभी अच्छी होती है जब उनके रिप्रेजेंटेटिव और पीपल के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं जीन जैक रूसो के बारे में, जो जीन जैक मॉन्टेस्क्यू के बारे में देखते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू क्या थे, उन्होंने जो है, इन्होंने जैसे हमारे अभी इंडिया में ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट चलते हैं ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो ये जो है ये मॉन्टेस्क्यू ने ही दिया था ये वाला आइडिया कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, पावर डिवाइडेड होनी चाहिए, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होनी चाहिए। तो ये सारे आइडिया लिए थे, तो इन्हीं सब से वो इंस्पायर होते मिडिल क्लास वाले सारे, राइट। अब हमने आज के क्लास में हमने ये पढ़ा कि 1789 से पहले जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, तो हमने यहाँ पे कवर किया कि जो 1789 से पहले जो सोसाइटी थी वो ओल्ड एज में थी, यानी फ्यूडल सिस्टम था, ओके, फ्यूडल सिस्टम था, ओल्ड एज में थी। जो सोसाइटी थी, यानी जो फ्रेंच सोसाइटी थी, वो डिवाइडेड थी 3 स्टेट में, 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। अब जो फर्स्ट स्टेट में थे वो क्लर्जी थे, सेकेंड स्टेट में जो थे वो नोबल्स वगैरह थे, और थर्ड स्टेट में जो भी एवरीवन, जो पीजेंट्स वगैरह या मिडिल क्लास वाले सारे थर्ड स्टेट में आते थे। ये हमने यहाँ तक किया, सोसाइटी हमने पढ़ ली। फर्स्ट हमने सोसाइटी कवर की, सोसाइटी कैसी थी, फिर देखते कि वो अब उनकी एम्प्टी ट्रेजरी थी, तो उसको भरने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो उन्होंने क्या लगाया, टैक्स इम्पोज कराया। अब जो टैक्स है वो किस पे इम्पोज कराया, थर्ड स्टेट वालों पे टैक्स इम्पोज करवाया। तो अब थर्ड स्टेट वालों पे टैक्स जो है वो 2 टाइप के टैक्स थे। क्या क्या टैक्स थे वो, एक तो तीथ थे और एक टेल था। जो तीथ टैक्स था वो कौन लेता था, वो डायरेक्ट चर्च लेते थे और फिर किंग को देते थे, और जो टेल था वो डायरेक्टली कौन लेता था, किंग लेता था। ये हमने 2 टाइप के टैक्स पढ़े। फिर हमने देखा कि स्ट्रगल टू सर्वाइव,
सब्सिस्टेंस क्राइसिस आने लगा था, प्राइस राइज हुआ, प्रोडक्शन लो हो रही थी, हार्वेस्ट नहीं हो रहा था, बैड हार्वेस्ट था, तो प्राइसेस लो हाई चले गए, तो उनसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गए। फिर हमने देखा कि ग्रोइंग मिडिल क्लास जो है वो वहाँ पे एक नया ग्रुप इमर्ज हुआ था, ठीक है, जो कि एजुकेटेड था, प्रॉस्पेरस था, फिलोसफर से इन्फ्लुएंस था उन, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय द फिलोसफर जैसे कि जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, मॉन्टेस्क्यू, और ये सब फ्रीडम, इक्वल लॉज, अपॉर्चुनिटी, इन सब के लिए, इन सब पे बिलीव करते थे। ये बिलीव करते थे कि प्रिविलेजेस बाय बर्थ पे नहीं होनी चाहिए सोसाइटी, प्रिविलेजेस उनको मेरिट के बेस पे मिलना चाहिए। तो ये हमने मिडिल क्लास में देखा था। ओके, अब जैसे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो मिडिल क्लास, अब जो इनको टैक्स और बढ़ाना था, किंग को जब ये टैक्स और बढ़ाना था, तो वो जो किंग है वो अकेला टैक्स नहीं बढ़ा सकता, उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ती है। वो मीटिंग किसकी बुलानी पड़ती है? ई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती है, ठीक है, ई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती है। उसके बाद जो है वो टैक्स इम्पोज करना है कि नहीं करना वो होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समराइज रिव्यू बता देती हूँ कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ई स्टेट जनरल मीटिंग है, उसमें क्या होता है, बेसिकली 3 ई स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आके मीटिंग में बैठते हैं। अब 3 में से फर्स्ट और सेकंड के जो ई स्टेट है उनमें से 300 ईच मेंबर्स आते हैं, और जो थर्ड वाले ई स्टेट है उनमें 600 मेंबर्स आते हैं। लेकिन जब हमें कोई टैक्स वगैरह इम्पोज वगैरह करना होता है, कुछ भी इम्पोज करना होता है, तो हमें क्या, हमारे पास क्या होता है, वोटिंग देना पड़ता है। लेकिन उस टाइम पे क्या वोटिंग सिस्टम था, जो फर्स्ट ई स्टेट वाले हैं उनका पूरा सबका 300 का मिला के कितने वोट होंगे, 3 वोट होंगे, और जो ये सेकेंड वाला ई स्टेट है इन सबको फर्स्ट सीट्स को मिला के कितना होगा, 1 वोट होगा, ठीक है, कितना वोट होगा, 1, और जो सेकंड वाले को भी इसको क्या होगा, 1। अब जो थर्ड वाला है इनका भी क्या होगा, 1। लेकिन जब इम्पोज करना होगा टैक्स वगैरह तो ये तो दोनों साथ में मिल जाएंगे, तो कितने टैक्स हो गए, 2, ये 2 वोट हो गए। अब दो क्या ये एक से ज़्यादा हो गया वोट, तो मेजोरिटी किसकी हुई, इन दोनों की हुई, तो इस तरीके से इम्पोज हो गया। लेकिन जब मिडिल क्लास वालों को बुलाया गया 1789 5 मई को मीटिंग के अंदर, तब मिडिल क्लास वालों ने कहा कि नहीं, आपको इस तरीके से नहीं करना, सबको ईच एंड एवरी पर्सन का हर एक इंडिविजुअल का 1 वोट होना चाहिए, यानी टोटल मिला के 1200 वोट होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेके। लेकिन किंग ने नहीं मानी ये बात, फिर उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से बॉयकॉट करके मीटिंग और चले गए। अब आगे क्या होगा, अब जाके क्या हुआ, एक रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की औथ ली थी, और उसके बाद में ये सारे रेवोल्यूशन शुरू हुए थे। अब ये सारा हम कब अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।